नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से और जुड़ते हैं अपने इस यूट्यूब के सीरीज में। पिछली बार हमने कहा था कि इस सीरीज में अगला जो होगा कैपिटल मार्केट होगा, लेकिन आपको एग्रीकल्चर दिख रहा होगा। दरअसल एक थोड़ा सा रणनीतियों में परिवर्तन किया है हमारी टीम ने। परिवर्तन ये किया है कि जो क्लासेज इस प्रीलिम्स 2024 के लिए जरूरी हैं उनको सीक्वेंस में थोड़ा सा पहले कर दिया जाए। यानी जिस सीरीज से हम चल रहे थे उसी सीरीज में चल रहे हैं, जिस किताब को हम फॉलो कर रहे थे उसी किताब को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बाद में आने वाली चीजें थी थोड़ा पहले ला दिए हैं और ध्यान में ये रखे हैं प्रीलिम्स 2025, क्योंकि महीना जनवरी का है। अब जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो आएगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में आएगा। तो यहां बात करते हैं कृषि की। इसी सीरीज में चलेंगे। जैसे आज है कृषि और सहकारिता, अगला क्लास संबंधित है सिंचाई, फूड प्रोसेसिंग और कुछ और टॉपिक है। जो भी हो, हमारे पास लिस्ट आई हुई है, उसी लिस्ट के हिसाब से चलेंगे। एक्सपर्ट टीम ने बनाया हुआ है। तो चीजें वही रहेंगी, पढ़ाई वही जाएंगी। विषय सूची में जो चीजें बाद में पड़ी हुई थी उनको थोड़ा पहले उठा लिया गया, प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए, ताकि पहले प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो पहले कवर हो जाए। अगर मान लीजिए एक दो टॉपिक मेंस का बचा भी रह जाएगा, प्री के बाद करा देंगे। जो मेंस के टॉपिक हैं वो प्री के बाद करा देंगे, लेकिन कम से कम जो प्री के टॉपिक हैं वो तो प्री के पहले करा दें। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये टॉपिक प्री के पहले करा देंगे तो हमको आपको एक साल का इकोनॉमी का करंट अफेयर भी कराना है। वो जब हमारी आएगी बुक उड़ान 500 इकोनॉमी की, जिसमें एक साल का इकोनॉमी का करंट अफेयर रहेगा, तो चैप्टर वाइज उसको करा के देंगे। तो आज की चर्चा हमारी एग्रीकल्चर पर रहेगी, उन्हीं मुद्दों पर रहेगी जो आने वाले 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। जो सबसे पहला मुद्दा है कृषि के लिए, वह है भारतीय कृषि का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। एग्रीकल्चर, यहां हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, रबी खरीफ जायद की फसल नहीं पढ़ेंगे। आर्थिक नजरिए से कृषि को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुद्दा है भारतीय कृषि का वैश्वीकरण। यह हमेशा प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम वैश्वीकरण की कहानी की बात करें तो आपको पता ही होगा कि 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत कर दी थी और 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। और जब भारत विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ तो भारत ने अपनी कृषि नीति को WTO फ्रेमवर्क के तहत कई सुधार किए। यानी अपनी कृषि नीति को WTO के हिसाब से बनाया। यानी अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी में, पहले से चली आ रही एग्रीकल्चर पॉलिसी में कई रिफॉर्म किए ताकि हमारी कृषि नीति को WTO के नियमों के अनुकूल बनाया जा सके। भारत ने जो परिवर्तन किए, जो सुधार किए, इसका काफी प्रभाव पड़ा। ये सही है कि आर्थिक सुधारों का अगर हम उद्योग और सेवा क्षेत्र और कृषि तीनों पर देखा जाए तो कृषि पर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तुलना में कम प्रभाव पड़ा, फिर भी कृषि पर ठीक ठाक प्रभाव इकोनॉमिक रिफॉर्म का पड़ा। इकोनॉमिक रिफॉर्मों को कृषि से जोड़ने के कई हमारे सामने परिणाम भी सामने आए। जैसे आयात और निर्यात पर लगे कई प्रतिबंध हटा लिए गए, जिससे आयात भी बढ़ा और निर्यात भी बढ़ा। आयात भी बढ़ा और निर्यात भी बढ़ा। इस आर्थिक सुधारों के कारण ही, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही भारत का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO जैसी फसलों से परिचय हुआ। जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल इत्यादि, इन सब फसलों का नाम सुना हुआ होगा। सब्सिडी में भी काफी सुधार हुआ ताकि WTO के मापदंडों का पालन किया जा सके। भारत ने अपनी सब्सिडी को काफी लॉजिकल बनाया। आर्थिक सुधारों के कारण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला। अगली क्लास में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आर्थिक सुधारों के कारण कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रचलन में आई, इसको बढ़ावा किया। साथ साथ एक बात और देखने आई कि भारत में जो फूड इन्फ्लेशन थी अब ग्लोबल ट्रेंड से काफी प्रभावित होने लगी। यानी रूस यूक्रेन में युद्ध होगा तो भारत में गेहूं की कीमत बढ़ जाएगी। यानी वैश्विक घटनाओं से हमारी कृषि वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित होने लगी। यह आर्थिक सुधारों के कारण ही हुआ, वैश्वीकरण के कारण ही हुआ।
साथ साथ एक बात और हुआ कि कृषि उत्पादों का व्यापार कमोडिटी एक्सचेंज पर होने लगा। यह ग्लोबलाइजेशन का एक परिणाम था। अगर हम इन परिणामों को बांटें सकारात्मक और नकारात्मक दो भागों में, तो थोड़ा विस्तार से चर्चा को बढ़ाते हैं। पहले हम वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले जो सकारात्मक परिणाम है उनकी बात करते हैं। अगर वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम की बात करें तो सबसे पहला जो सकारात्मक परिणाम हुआ यह हुआ कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें हमें उपलब्ध हुई। इससे किसानों की उत्पादकता भी बढ़ी और आय दोनों प्रभावित हुई। जो उच्च हाई यील्ड क्रॉप्स हैं, जो उच्च उत्पादकता की फसलें हैं, जो उच्च उत्पादकता के बीज हैं, इन उच्च उत्पादकता के बीजों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित हुई। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जो पूरी दुनिया में चल रही है उस तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित हुई। जैसे बेहतर कीटनाशक किसानों के पास पहुंचे, बेहतर शाकनाशी किसानों के पास पहुंचे, बेहतर फर्टिलाइजर, बेहतर कृषि मशीनरी किसानों के पास पहुंचे। और इन सब का परिणाम हुआ कि इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी तकरीबन 20% तक पहुंच गई। ठीक, साथ साथ इसी वैश्वीकरण के कारण कृषि का निर्यात बढ़ा और कृषि का जब भी कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो उनको वर्गीकृत करना पड़ता है, उनका मानकीकरण करना पड़ता है, उनको प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे पैकिंग करना पड़ता है, इन सबको करना पड़ता है, इन सबकी जरूरत पड़ती है। इससे हुआ क्या कि हमारे देश में पैकिंग इंडस्ट्री का विकास हुआ, एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री का विकास हुआ, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विकास हुआ, कृषि एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का विकास हुआ, कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री का विकास हुआ और इन सभी उद्योगों में भारी मात्रा में रोजगार का सृजन हुआ। कृषि से जुड़े हुए लोगों की गरीबी में कमी आई। इन सबके सामाजिक परिणाम भी सामने आए। खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों ने अपने बच्चों की बचपन की शिक्षा पर ध्यान दिया, जीवन की गुणवत्ता उपलब्ध हुई, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, थोड़ी सी तरक्की, थोड़ी सी खुशहाली तो कृषि क्षेत्र में आई। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नकारात्मक परिणाम भी सामने आए। जैसे आयात प्रतिस्पर्धा के कारण वाणिज्यिक फसलों की कीमतों में अस्थिरता आ गई, क्योंकि हमारी वाणिज्यिक फसलें अब बाजार के रुझानों से प्रभावित होने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कपास के उत्पादन में की लागत बहुत अधिक थी, ग्लोबल मार्केट में कपास सस्ता हो गया तो हमारे किसानों को भी कपास सस्ता बेचना पड़ा और उसका परिणाम हुआ कई जगहों किसानों ने आत्महत्याएं तक की। ग्लोबल ट्रेंड से प्रभावित होने के कारण बिजली की दरें बहुत बढ़ गई, कृषि सब्सिडी में कमी आई, इससे एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट भी बहुत प्रभावित हुआ। ये सब नकारात्मक परिणाम थे। तो यही कुल मिला जुला करके कृषि का वैश्वीकरण पर सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हुआ। यही कृषि के वैश्वीकरण की कहानी हुई। अब जब मेंस में पढ़ेंगे तो इसी को अलग नजरिए से पढ़ेंगे। यहां सिर्फ पॉइंट पॉइंट चल रहे हैं। पूरा फोकस हमारा हो गया इस क्लास का 2025 के प्री पर। इसी को मेंस के नजरिए से पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग नजरिए से पढ़ेंगे। फैक्ट बस इतने ही है, प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट बस इतने ही। तो ये बात रही कृषि के वैश्वीकरण की। अब एक शब्द आया है, सरकार एक शब्द इस्तेमाल कर रही है और वो शब्द है कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, कृषि में पूंजी निर्माण। एक शब्द बहुत चर्चा में है। आर्थिक नीति से बनाए हुए लोगों की दुनिया में कृषि में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। तो क्या है कृषि में पूंजी निर्माण, क्या है कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर? दरअसल कृषि में जो पूंजी निर्माण है, इस पूंजी निर्माण से तात्पर्य है कृषि से जुड़ी जो अवसंरचना है उसमें निवेश करना। यानी अगर सरकारें कृषि से जुड़ी हुई अवसंरचना में निवेश कर रही हैं तो सरकारें कह रही हैं कि हम कृषि में पूंजी निर्माण कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सरकारें अगर सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण कर रही है, सरकारें किसान को बिजली पहुंचाने के लिए पावर प्लांट का निर्माण कर रही है, सरकारें लैंड रिफॉर्म कर रही है, सरकारें कोल्ड स्टोरेज बना रही है, सरकारें गोदाम बना रही है, सरकारें आधुनिक बाजार बना रही है, ये सब क्या कर रही है? कृषि में कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है, पूंजी निर्माण कर रही है। अगर हम कृषि में कैपिटल फॉर्मेशन में सरकार के प्रयासों की बात करें तो ग्रामीण सड़कें बनाई जाती हैं, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, ये सब क्या है? कृषि में पूंजी निर्माण है। बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन, मछली पालन के लिए सरकारें निवेश करती हैं, ये सब क्या है? कृषि में पूंजी निर्माण है।
सरकारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जैसे ई नैम को बनाती है, एपीएमसी मंडियों का निर्माण करती है। सब क्या है? कृषि में पूंजी निर्माण है। सरकार वाटर बॉडी जल निकायों की मरम्मत करती है, उनकी बहाली पर खर्च करती है। सरकार माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई पर काम करती है, जैसे देखो ये सूक्ष्म सिंचाई काम आधुनिक किसान कर रहा है। सरकार किसानों को माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे वित्त उपलब्ध कराती है। सरकार किसानों को माइक्रो इंश्योरेंस उपलब्ध कराती है। सरकार किसानों को माइक्रो क्रेडिट पर ऋण देने के लिए खर्च करती है। ये सब क्या है? किसी में कैपिटल फॉर्मेशन है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र में नए विकास ध्रुवों का निर्माण कर रही है, अर्थात गांव के बीच में गांव का आधुनिकीकरण कर रही है। गांव में भी गांव का क्लस्टर बना करके वहां शहरों जैसी सुविधाएं पहुंचाने की काम कर रही है। और सरकार की संकल्पना है कि आने वाले 2030-31 तक हम भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कई गांव के ऐसे क्लस्टर का विकास कर देंगे जो विकास के नए ध्रुव होंगे, जो विकास के नए क्षितिज होंगे। और इन पर जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है वो सब पैसा कृषि पूंजी निर्माण में ही शामिल होते हैं। सरकार न्यू फर्टिलाइजर सब्सिडी लेकर के आई है, जो मिट्टी को मजबूत करने के लिए काम करती है। सभी प्रकार के पोषक तत्वों पर यह सब्सिडी दी जाती है। इन सभी को क्या कहा जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, कृषि में पूंजी निर्माण कहा जाता है। लेकिन इनकी कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां ये हैं कि सरकार वित्तीय दबाव में है, क्योंकि एक तरफ सरकार को किसानों के कल्याण के लिए फर्टिलाइजर पर, फूड पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, फ्यूल पर भारी मात्रा में सब्सिडी देनी होती है, तो दूसरी तरफ कृषि की दीर्घकालीन विकास के लिए कृषि पूंजी निर्माण में निवेश भी करना होता है। और सरकार इसी को लेकर वित्तीय दबाव में है कि अगर सब्सिडी का पैसा कम करते हैं तो कृषि में पूंजी निर्माण में निवेश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। और अगर कृषि में पूंजी निर्माण में अधिक निवेश करते हैं तो सब्सिडी का पैसा कम करना पड़ रहा है। सरकार इसी दो राह पर खड़ी है, रास्ते तलाश रही है। देखिए भविष्य में कौन सा रास्ता निकालती है। तो कृषि में पूंजी निर्माण की चुनौतियां यही है। समझ में आ गई बात? यही बात है। ठंड है, कोल्ड हो गया ठंड में। तो ये है कहानी कृषि में पूंजी निर्माण की, ठीक। अब देखते हैं कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन। एक टॉपिक हम एकदम सरकार पर ही बात करेंगे, प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रख के ही बात करेंगे। थोड़ा मैं अदरक खाते जा रहा हूं, अदरक से खांसी नहीं आ रही है। एकदम प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रख करके सरकार की आर्थिक नीतियों पर ही हम टिके रहेंगे। एक है कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन। ये क्या होता है भाई? भारत की खेती की विशेषता क्या है? यह निर्वाह आधारित खेती है या श्रम आधारित खेती है? क्या है? यह निर्वाह आधारित खेती है या श्रम आधारित खेती है? इस निर्वाह आधारित खेती को, श्रम आधारित खेती को लाभ आधारित खेती में, पूंजी और ज्ञान आधारित खेती में तब्दील कर देना ही कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। निर्वाह आधारित खेती को पूंजी और लाभ आधारित खेती में तब्दील कर देना ही कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। यानी कोई पूछे कि कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन क्या है, तो भारतीय कृषि के पूरे स्वरूप को बदल देना। जो जीवन निर्वाह आधारित खेती है, जो श्रम आधारित खेती है, उसे प्रॉफिट बेस्ड एग्रीकल्चर में तब्दील कर देना संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। उसे पूंजी आधारित, ज्ञान आधारित खेती में तब्दील कर देना सकारात्मक संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। यानी निर्वाह आधारित खेती, श्रम आधारित खेती को लाभ आधारित खेती में तब्दील कर देना, पूंजी और ज्ञान आधारित खेती में तब्दील कर देना ही कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो क्या क्या हो रहा है संरचनात्मक परिवर्तन में, थोड़ा देख रहे हैं तो आपको खुद दिख रहा होगा। किसान धीरे धीरे नकद फसलों की ओर जा रहे हैं। फल, सब्जियों जैसी अधिक लाभ देने वाली फसलों की ओर किसान बढ़ रहा है। किसान मुख्य फसलों गेहूं धान से दूर हो रहे हैं, फल फूल मसाले आदि फसलों को अपना रहे हैं। खेतों का तेजी से कृषि का मशीनीकरण किया जा रहा है, यानी श्रम आधारित कृषि मशीन आधारित कृषि में तब्दील हो रही है। आय और शहरीकरण में वृद्धि के कारण पशु उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। शहरीकरण जैसे ही बढ़ रहा है, भारत के मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, तो उसे अधिक दूध चाहिए, अधिक मक्खन चाहिए, अधिक बटर चाहिए, अधिक घी चाहिए, ये सब अधिक चाहिए। और ये सब कहाँ से आएगा? किसान के यहाँ से आएगा। तो किसान के लिए भी एक मार्केट बन रहा है। इससे कृषि में पशुधन का हिस्सा भी दिन प्रतिदिन
बढ़ रहा है। तो यही है कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन, यानी धीरे धीरे भारतीय खेती निर्वाह और श्रम आधारित खेती से पूंजी और लाभ आधारित खेती में तब्दील हो रही है। इसी को कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन कहा जा रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर पॉलिसी इन इंडिया की, भारत की कृषि नीति की बात करते हैं। तो आइए भारत में कृषि मूल्य नीति बात करते हैं। किसकी? भारत में कृषि मूल्य नीति की बात करते हैं। क्या है कृषि मूल्य नीति? याद रखिएगा, कृषि विस्तार और खाद्य सुरक्षा के लिए खेती आकर्षक होनी चाहिए। कृषि विस्तार के लिए और खाद्य सुरक्षा के लिए खेती आकर्षक होनी चाहिए। अरे भैया, जब खेती आकर्षक होगी यानी खेती से लाभ मिलेगा, तभी खेती का विस्तार होगा, तभी खेती को सुरक्षा मिलेगी। भैया ये बताओ, खेती अगर लाभप्रद ना होगी तो खेती का विस्तार होगा, और जब खेती का विस्तार नहीं होगा तो खाद्य सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी। यानी कृषि विस्तार और खाद्य सुरक्षा के लिए खेती क्या होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। और जब खेती लाभप्रद होती है तो किसान उसमें निवेश करता है, नई प्रौद्योगिकी को अपनाता है। इसीलिए अपने किसान को आश्वासन देने के लिए सरकार कृषि मूल्य नीति लेकर आती है, ताकि किसान आश्वस्त रहे कि उसकी उपज का उसे उचित मूल्य मिलेगा और खेती लाभप्रद होगी। इसीलिए कृषि मूल्य नीति लेकर के आती है, और इस कृषि मूल्य नीति के तहत सरकार खुद बाजार में जाकर खरीदारी करती है। एक तरफ से दूसरे नजरिए से देखा जाए तो कृषि मूल्य नीति एक कल्याणकारी नीति का भी हिस्सा होती है, जो उचित दरों पर अनाज उपलब्ध करा करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है। सरकार कहती है, अगर हम किसान से खरीदारी नहीं करेंगे तो अनाज को अपने गरीबों में बांटेंगे कैसे? यानी कृषि मूल्य नीति, सरकार जो खरीदारी करती है किसानों से उनकी, ठीक, वह एक प्रकार से किसान को खेती को लाभप्रद बनाने के लिए तो किया ही जाता है, दूसरी तरफ से यह एक कल्याणकारी नीति का भी हिस्सा है, क्योंकि सरकार खरीदेगी नहीं तो राशन का वितरण कैसे करेगी? तो ये बात रही। अब कृषि मूल्य नीति के तहत केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी परियोजना है उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे आपने नाम सुना होगा एमएसपी। क्या है एमएसपी? तो अगर हम कहें कि एमएसपी एक प्रकार का बाजार हस्तक्षेप है, यानी एमएसपी के माध्यम से सरकार खुद ही बाजार में खरीदारी करने आ जाती है। तो जब सरकार, मान लो सरकार कह रही है हम 2500 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, तो किसान, कोई व्यापारी आएगा कहेगा किसान भाई 2300 रुपया क्विंटल गेहूं दोगे? तो किसान कहेगा भगो, हमारी सरकार है 2500 रुपया खरीद रही, उससे अधिक दो तो दे देंगे। यानी कुल मिला जुला करके एमएसपी क्या हो गया? एमएसपी एक प्रकार का बाजार हस्तक्षेप है, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा किसानों को कृषि कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट से बचाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा कृषि कीमतों में गिरावट से किया जाता है। यानी भारत सरकार एमएसपी पर खरीदारी इसलिए करती है, भारत सरकार कहती है जब हम ही खरीदने लगेंगे तो व्यापारी उससे कम रेट पर नहीं खरीदारी करेंगे, और जब व्यापारी उससे कम रेट पर खरीदारी नहीं करेंगे तो कृषि उत्पादों की कीमतें बहुत गिरेंगी नहीं। इसीलिए विशेष करके एमएसपी लाया गया है। यानी एमएसपी एक प्रकार से बाजार हस्तक्षेप है। एमएसपी के माध्यम से सरकार कहती है हम खुद ही खरीदारी कर लेंगे तो हमारी कृषि वस्तुओं की कीमतें बाजार में गिरेगी नहीं। अब एमएसपी घोषित करने की प्रक्रिया होती है। होता क्या है कि भारत का एक संस्थान है कृषि लागत और मूल्य आयोग, यह सर्वे करता है, ठीक, और यह सिफारिश करता है किसे? प्रधानमंत्री की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को। और इसी की सिफारिश के आधार पर बुआई के मौसम की शुरुआत में ही, यानी जब बुआई का सीजन शुरू होता है,
शुरुआत में ही कुछ विशेष फसलों के लिए सरकार एमएसपी की घोषणा कर देती है कि भैया चलो, गेहूं का सीजन शुरू हुआ तो गेहूं हम इस रेट पर खरीदेंगे, धान का सीजन शुरू हुआ धान इस रेट पर खरीदेंगे। ठीक, ऐसे घोषणा कर देती है। घोषणा तो कर देती है बुआई के सीजन के पहले, यानी बुआई के सीजन के पहले घोषणा कर दिया एमएसपी की। लेकिन ये बताओ, बुआई के सीजन के पहले घोषणा कर दी, फसल तैयार होने में 6 महीने लगते हैं, जब फसल कटाई हो जाएगी तब ना सरकार खरीदेगी। तो सरकार क्या करती है, एमएसपी की घोषणा कर दी, और जब फसल तैयार हो गई इस 6 महीने में मान लीजिए महंगाई बढ़ गई, तो जितनी महंगाई बढ़ी है उस महंगाई को एमएसपी में जोड़ दिया जाता है, और महंगाई को एमएसपी में जोड़ करके जो भी निकलता है उसे ही प्रोक्योरेंट प्राइस कहते हैं, उसे ही खरीद मूल्य कहते हैं। और किसान से जो खरीदारी होती है वह खरीद मूल्य पर होती है। किसान से जो खरीदारी होती है वह खरीद मूल्य पर होती है। मान लीजिए गेहूं की एमएसपी कह दिए कि 2500 रुपया प्रति क्विंटल हम ले रहे हैं, यह हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। गेहूं की एमएसपी कह दिए कि हम 2500 रुपया प्रति क्विंटल दे रहे हैं। इस 6 महीने के दौरान महंगाई 4% बढ़ गई, तो इस 2500 रुपये में 4% जोड़ करके 25, ठीक, जितना होता है उसी पर खरीदारी कर लेंगे, इसे ही खरीद मूल्य कहा जाता है। अब अगर हम देखें कि एमएसपी में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं, तो सरकार द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित की जाती है। इसमें 6 रबी की फसलें हैं, 14 खरीफ की फसलें हैं, 2 व्यावसायिक फसलें हैं। इन फसलों में देखा जाए तो धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, रागी, ये 7 प्रकार के अनाज हैं। चना, अरहर, तूर, मूंग, मसूर, ये 5 प्रकार की दालें हैं। मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम के बीज, ये 8 प्रकार के तिलहन हैं। कच्चा कपास, जूट, सूखा नारियल जिसे खोपरा कहते हो, और नारियल जिसकी भूसी हटा दिया गया हो, ये सारे के सारे किसमें शामिल है, एमएसपी में शामिल है। यही 22 फसलें हैं जो एमएसपी में शामिल हैं। सरकार इनकी खरीदारी करती है। कुछ लोग एमएसपी की आलोचना भी कहते हैं। एमएसपी की आलोचक ये कहते हैं कि सरकार घोषित तो 22 फसलों की करती है, लेकिन सर्वाधिक खरीदारी गेहूं और चावल की करती है। बात 100% सही है। वे लोग कहते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो एमएसपी अप्रत्यक्ष रूप से चावल और गेहूं को प्रोत्साहित करती है, और चावल और गेहूं पानी की अधिक खपत वाली फसलें हैं, तो उन क्षेत्रों में भी एमएसपी के लालच में किसान चावल और गेहूं ही उपजाते हैं जहां पानी कम है। इससे क्या हो रहा है, पानी की अधिक खपत हो रही है, और भारत ग्राउंड वाटर क्राइसिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया है। साथ साथ ये भी एमएसपी के आलोचकों का कहना है कि भैया एमएसपी में छोटा किसान तो जीवन निर्वाह खेती करता हूं, बेचने थोड़ा जाता है, बेचने तो बड़े किसान जाते हैं। तो एमएसपी से सिर्फ बड़े किसानों को ही लाभ पहुंचता है, जबकि भारत में अधिकांश किसान निर्वाह खेती करते हैं। लोगों का यह कहना है कि एमएसपी के कारण फूड सब्सिडी में बढ़ोतरी हो रही है। अब समय आ गया है कि इस फूड सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया जाए, ताकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाए, कृषि को आधुनिक बनाने पर खर्च किया जाए। एक बात और कही जाती है कि चावल और गेहूं के चक्कर में मोटे अनाजों की खेती घट रही है, और इसका असर लोगों के हेल्थ पर पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो ये एमएसपी के है। कुछ लोग कहते हैं कि गन्ने का क्या हालचाल है, तो याद रखिए, गन्ने के लिए एमएसपी नहीं है, गन्ने के लिए एफआरपी है, जिसे कहते हैं गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की नीति। तो याद रखिएगा, गन्ने के लिए एमएसपी नहीं है, गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की नीति है। इन सब एमएसपी के अलावा भारत की कुछ राज्य सरकारों ने भी अपना अपना मॉडल लेकर के आया है। कुछ राज्य सरकारें कहती है केंद्र सरकार से, हमको आपकी एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है, न तो हम बुआई के पहले फसल की कीमत तय करेंगे, और न हम कटाई के बाद फसल खरीदेंगे। इनमें तेलंगाना की एक योजना है जिसे रायथू बंधु कहते हैं, यह बड़ी लोकप्रिय योजना है। तो केंद्र सरकार की जो कृषि मूल्य नीति है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, एमएसपी है। उसी प्रकार कुछ राज्यों ने वैकल्पिक मॉडलों का विकास किया है, जैसे रायथू बंधु किसकी है, तेलंगाना की है। तो रायथू बंधु जो तेलंगाना की है, इसमें तेलंगाना सरकार कहती है वो अपनी सभी किसानों को खेती में निवेश के लिए बुआई के पहले
फसल बुआई के पहले प्रति सीजन, 2 सीजन होता है रबी और खरीफ, तो प्रति सीजन 5,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से, किसी के पास 1 एकड़ है 5,000, 2 एकड़ है 10,000, 5,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार दे देती है। और सरकार किसान से कहती है कि भैया प्रति एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपया ले लो, ये मदद है, कर्जा नहीं है, वापस नहीं करना, ले जाओ खेती में लगाओ। किसान से कहती है कि आप कोई फसल लगाइए, कहीं भी बेचिए, हमसे कोई लेना देना नहीं, हमने मदद के रूप में आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपया दे दिया। अगर हम WTO की बात करें तो WTO ने इसकी बड़ी तारीफ की है और कहा है कि यह मॉडल अधिक पारदर्शी और अधिक न्याय संगत है। WTO इस पर बहुत खुश है। उसी प्रकार एक योजना है उड़ीसा की जिसको कहते हैं कालिया। क्या कहते हैं? कालिया। इस योजना का नाम है कालिया। कालिया सिनेमा वाला खलनायक नहीं, कालिया का मतलब होता है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एगुमेंटेशन। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एगुमेंटेशन। कालिया योजना में कहा जाता है कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं, इस छोटे और सीमांत किसान को प्रति कृषक परिवार 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है ताकि वह खेती में निवेश कर सके। यानी सीधे सीधे उड़ीसा की सरकार कहती है देखो भैया, बड़े किसान से कोई लेना देना नहीं है, जो छोटा किसान है, सीमांत किसान है, उसे प्रति कृषक परिवार साल में एक बार हम 25,000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए ट्रांसफर कर देंगे ताकि वह खेती बाड़ी में निवेश कर सके। सीधे 25,000 रुपया छोटे सीमांत किसानों को दे देती है। इसके अलावा उड़ीसा की सरकार कहती है यदि आपने कोई छोटी बकरी पालन इकाई खोली हो, मछली पालन इकाई खोली हो, बत्तख पालन इकाई खोली हो, मधुमक्खी और मशरूम पालन इकाई खोली हो, मुर्गी पालन के लिए इकाई खोली हो, तो 12,500 रुपया हम मदद के तौर पर और दे देंगे। क्या दे देंगे? 12,500 रुपया हम मदद के तौर पर और दे देंगे। इसके अलावा भी सरकार कहती है कि यदि कोई भूमिहीन मजदूर है, भूमिहीन किसान है, भूमिहीन बटाईदार है और उसे ग्राम पंचायत ने इस बात का सर्टिफिकेट दिया है कि वो भूमिहीन है, तो उसे 50,000 रुपये हम फसली सीजन में ऋण भी देंगे और उस पर 0% ब्याज लेंगे, यानी कोई ब्याज नहीं लेंगे। तो यह योजना किसकी है? यह योजना है उड़ीसा की। और यही भारत की कृषि मूल्य नीति है। मेन स्तर पर MSP है, केंद्र सरकार चलाती है। 2 राज्य ऐसे हैं जो MSP से बाहर हैं। ये दोनों, एक ने रायथू बंधु है, एक की कालिया है, और ये दोनों बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक ना? ये दोनों बहुत, एक वेस्ट बंगाल की कृषक बंधु भी है, वो बहुत लोकप्रिय नहीं है, ये दोनों बहुत लोकप्रिय है। तो ये रही कृषि मूल्य नीति। अब अगली बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, कृषि अवसंरचना कोष की। देखते हैं ये क्या है। कृषि अवसंरचना कोष, नाम से क्या लग रहा है? कोष मतलब पैसा वैसा रखा जाएगा, और कृषि अवसंरचना कोष है, यानी इस कोष के पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? कृषि अवसंरचना के आधुनिकीकरण में। इस कोष के पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? कृषि अवसंरचना के आधुनिकीकरण में। समझ में आ गई बात? इस कोष का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? कृषि अवसंरचना के आधुनिकीकरण में। तो सरकार बना रही है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि अवसंरचना कोष। ये 2020 से लेकर के 2029 तक के लिए काम करेगा। ठीक, सरकार कह रही है, सरकार अपने बैंकों से कह रही है, सरकार अपने NBFC से कह रही है कि आप लोन दीजिए, उधारी दीजिए। तो किसको उधारी दीजिए? कह रही है सरकार किसी भी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को दे दीजिए, किसी भी FPO को दीजिए, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दीजिए, किसी मार्केटिंग कोऑपरेटिव को दीजिए, किसी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को दे दीजिए, किसी स्टार्टअप को दे दीजिए, किसी एग्री इंटरप्रेन्योर्स को दे दीजिए, इसमें से किसी को दीजिए। लेकिन किस काम के लिए दीजिए? तो शर्त यही होगी कि या वह पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है खेती के बाद
जिस इंफ्रा की जरूरत होती है। तो फसल कटने के बाद कौन से इंफ्रा की जरूरत का जो फसल कटने के बाद इंफ्रा की जरूरत होती है गोदाम की, फसल कटने के बाद कोल्ड स्टोरेज की, फसल कटने के बाद खाद्य प्रसंस्करण इंफ्रा की जरूरत होती है, इन्हीं सब की जरूरत होती है। तो और दूसरी चीज तो कहा जाता है इनको लोन दीजिए, लेकिन इस लोन का करेंगे क्या? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रा का निर्माण करेंगे, कृषि बाजारों का निर्माण करेंगे, गोदामों का निर्माण करेंगे, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का निर्माण करेंगे, या ये कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स का निर्माण करेंगे। कुछ खेती ऐसी होती है जो सामुदायिक खेती होती है, जैसे मधुमक्खी पालन। किसी एरिया के लोग खूब सारा मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो उस मधुमक्खी से शहद निकाल करके प्रोसेस करना, बॉटलिंग करना। अब हर आदमी 4 पेड़ पर मधुमक्खी छत्ता लगाया है तो उसके लिए एक फैक्ट्री नहीं लगाएगा। तो सरकार कह रही है कि आप कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स बनाइए। मधुमक्खी किसान मधुमक्खी पालेगा, उसका छत्ता तोड़ तोड़ लाएगा, उससे शहद निकालिए, पैकिंग कीजिए, डब्बा बंद कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए, बेचिए। इसे कहा जाता है कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स। ये सब बनाइए। और सरकार करे इस बारे में हमें जाना है। तो इसके विकास के लिए सरकार ने कहा है कि हम 2020 से लेकर के 2029 तक इस अवसंरचना कोष में 1 लाख करोड़ रुपए डालेंगे। यानी सरकार कह रही है कि कृषि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, कृषि अवसंरचना कोष में हम कितना पैसा खर्च करेंगे? 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे 2022 से लेकर के 2020 से लेकर के 2029 तक के बीच तक। यानी हम 2020 से लेकर के 2029 तक के बीच में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसकी प्रोसेस ऑफ फंडिंग क्या होगी? सरकार कह रही है कि जो बैंक लोन देगा उस पर हम इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे और विदाउट कोलेटरल लोन देंगे, यानी बिना कुछ संपत्ति गिरवी रखे लोन देंगे। सरकार कह रही है 3% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। यानी इसका मतलब क्या है? सरकार बैंकों से कह रही है कि तुम मार्केट रेट पर उधार दो। मान लो सरकार ने किसी कोल्ड स्टोरेज बनाने, बैंकों ने किसी कोल्ड स्टोरेज बनाने वाले को 9% पर ब्याज दिया, तो सरकार कह रही है तुम दो उसे मार्केट रेट पर, लेकिन उससे वापस मत लो, उससे 3% कम लो, बाजार दर से जो 3% कम लो। यानी अगर बाजार में चल रहा रेट 9% ब्याज का, तुम उसे 6 लो, तो बैंक वाला कहा तो 3% हम कहाँ से पाएंगे? तो सरकार कर रही है अपने उसके हिस्से का 3% हम दे देंगे। समझ में आ गई बात? यानी सरकार इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, यानी जो लोन लेने वाला है उसे इंटरेस्ट कम देना है। साथ साथ सरकार 2 करोड़ तक का क्या दे रही है? लोन दे रही है। यानी एक व्यक्ति को कितना लोन दिया जाएगा? 2 करोड़ का। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी कवरेज का भी सरकार ने निर्माण कर दिया है। यानी चूंकि विदाउट कोलेटरल लोन है, संपार्श्विक मुक्त ऋण है, बिना कुछ गिरवी रखे बैंक लोन दे रहे हैं, तो बैंक कह रहे हैं सरकार से भाग जा रहा है पैसा लेकर के, हम क्या करें? तो सरकार कह रही है टेंशन मत लो, क्रेडिट गारंटी कवरेज हम देंगे, क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से तुम्हें पैसा उपलब्ध कराएंगे। साथ साथ सभी प्रकार की एग्रीकल्चर इंफ्रा में पैसा खर्च नहीं होगा। इस फंड में जो 1 लाख करोड़ रुपया डाला है, उसका मतलब ये नहीं कि सिंचाइयों कर रहे हो, नहरों बना रहे हो, नहीं। सभी प्रकार की एग्रीकल्चर इंफ्रा में पैसा नहीं खर्च होगा, सिर्फ पोस्ट हार्वेस्टिंग और कम्युनिटी फार्मेटिंग एसेट्स पर ही पैसा खर्च किया जाएगा। इसी इंफ्रा में पैसा निवेश किया जाएगा। यह एक बात रही। ठीक, एक बात चर्चा चल रही है एग्री स्टैक्स की। एक चर्चा चल रही है एग्री स्टैक्स की। तो आप कहोगे गुरुजी ये एग्री स्टैक्स क्या है? एग्री स्टैक्स क्या है? तो एग्री स्टैक्स और कुछ नहीं, एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस है। एक पोर्टल है जो किसानों के लिए ही बनाया जा रहा है, या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का उपयोग करके इसे बनाया जा रहा है। यह जो इंटरफेस है, यह जो पोर्टल है, इस पर एग्रीकल्चर सप्लाई चेन से जुड़ी हुई सभी जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। एग्रीकल्चर सप्लाई चेन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, वो सभी जानकारियां उसकी उपलब्ध रहती हैं। इसका विशेष उद्देश्य है कि जो हमारी एग्रीकल्चर सप्लाई चेन है, कृषि आपूर्ति श्रृंखला है, इससे जुड़ी हुई सभी जानकारियों को एक जगह लाया जाए। किसान इसी पोर्टल पर जाए, अपनी मोबाइल में पता चल जाए कि अच्छा खेती बुआई का सीजन है, मटर का सीजन है, तो कौन बढ़िया किस्म की बीज मार्केट में आए, इसके लिए खाद कौन है, इसके लिए दवाई कौन है,
कब बुआई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कहाँ डीलर के यहाँ मिल रहा है, कहाँ से लेकर के आएंगे। साथ साथ वित्त की कमी का सामना कर रहा है तो कौन सा सरकार किस योजना में कितना कर्जा दे रही है, कितना ब्याज है, कैसे मिलेगा, बैंक बैंक जाके घूमना पड़ता, बैंक वाला भगा देता है। तो सरकार कह रही है ये सारी सूचना हम एक ही इंटरफेस पर ला देंगे और इसे कहेंगे एग्री स्टेक। तो आप सोच रहे हो कि कौन बनाएगा? तो एक विभाग है कृषि और किसान कल्याण विभाग और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे। 2021 में समझौता हुआ, 2022 से ये लोग काम शुरू कर दिए हैं बनाने पर, तो ये लोग बना रहे हैं। तो ये रहा एग्री स्टेक। थोड़ी चर्चा करते हैं मृदा के स्वास्थ्य पर, सॉइल हेल्थ पर। आ जाइए थोड़ी चर्चा करते हैं सॉइल हेल्थ पर। क्या है भैया, सॉइल हेल्थ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, मिट्टी का स्वास्थ्य, एक कहावत कही जाती है कि कृषि की उत्पादकता और मानव का स्वास्थ्य दोनों सॉइल हेल्थ पर निर्भर हैं, दोनों सॉइल हेल्थ से जुड़े हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो खेत में उत्पादन भी नहीं होगा, और उसमें केमिकल रहेगा तो अनाज में भी केमिकल आएगा, सब्जियों में भी केमिकल आएगा, आदमी खाएगा बीमार पड़ेगा। यानी मिट्टी का स्वास्थ्य उत्पादकता पर को भी बढ़ाता और हमारे आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। तो सरकार कह रही है कि हम सॉइल पर हेल्थ पर काम करेंगे, और सॉइल हेल्थ पर काम करने के लिए सबसे पहले तो हम मिट्टी का स्वास्थ्य चेक करेंगे। किसी का हेल्थ खराब हो तो पहले उसका हेल्थ चेकअप किया जाता है। तो उसके लिए सरकार कह रही है कि हम सॉइल हेल्थ चेक करेंगे और चेक करके बनाएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड। और सॉइल हेल्थ कार्ड का नारा होगा स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या नारा होगा? स्वस्थ धरा खेत हरा। सरकार ने कहा कि 2015 से एक योजना लेकर के आई और सरकार ने कहा कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे 2015 से। सरकार कह रही है कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड में 12 पोषक तत्वों की जानकारी देंगे। मिट्टी का पीएच क्या है, नाइट्रोजन कितना है, सल्फर कितना है, आयरन कितना है, विद्युत चालकता क्या है, फास्फोरस कितना है, जिंक कितना है, मैग्नीज कितना है, कार्बनिक कार्बन कितना है, पोटेशियम कितना है, बोरान कितना है, कॉपर कितना है, इन सभी चीजों की हम जानकारी देंगे। मिट्टी का स्वास्थ्य चेक करेंगे तो साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सी फसल किस खेत में उगाई जानी चाहिए, इसकी जानकारी देंगे। प्रत्येक 3 वर्ष पर यह कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड को बनाने के लिए सरकार कह रही है कि अन्य लोग भी बना सकते हैं, जैसे 40 वर्ष तक के किसान, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसान सहकारी समितियां, किसान समूह और कृषि उत्पादक संगठन भी मिट्टी के स्वास्थ्य को चेक करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकते हैं। सरकार कह रही है कि ये जो प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी, इनकी लागत का 75% सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ सरकारें मोबाइल लैब की भी स्थापना कर रही हैं। सरकारें अपने स्तर पर मोबाइल लैब बना रही हैं कि घर घर जाकर के मिट्टी का स्वास्थ्य चेक हो। तो सॉइल हेल्थ के लिए एक काम तो सरकार कर रही है कि सॉइल हेल्थ कार्ड का निर्माण कर रही है। दूसरा काम ये कर रही है कि सरकारें नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध करा रही हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उपलब्ध करा रही हैं, बर्मी कंपोस्ट उपलब्ध करा रही हैं, इन सबको बढ़ावा दे रही हैं ताकि जो रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी बंजर होती जा रही है, इसे रोका जाए। ये भी एक मिट्टी को स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है। पहले सरकार सिर्फ यूरिया पर सब्सिडी देती थी, लेकिन अब सरकार, इसलिए किसान इसका अधिक उपयोग करते थे। मिट्टी का क्षरण होता है, अतः अब सरकार सभी पोषक तत्वों पर सब्सिडी दे रही है, जिससे किसान सभी उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। कई जगह माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी देश भर के खेतों में दिखी है, विशेष करके सल्फर की कमी देखने के लिए दिखी है। इसके लिए सरकार दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ एक नई यूरिया लाई है सरकार, जिसे कहा जा रहा है यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड, इस यूरिया गोल्ड में क्या किया गया है? यूरिया में सल्फर को मिला दिया गया है, इसे कहा जा रहा है यूरिया गोल्ड। ये रहा मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा के लिए प्रयास। एक शब्द है
प्राकृतिक खेती, एक शब्द है प्राकृतिक खेती। ठीक, इस प्राकृतिक खेती को हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बाहर से पैसा नहीं लगाना पड़ता है, निवेश कम करना पड़ता है किसान को, इसलिए इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। यह जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग दक्षिण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है, या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विशेष रूप से लोकप्रिय है। देखो आंटील जी लोग ये सब खेती करके आई हैं। एक व्यक्ति हुए सुभाष पालेकर, सुभाष पालेकर इसकी प्रेरणा के स्रोत है। उन्होंने दक्षिण भारत में अभियान चला दिया था इस नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। उनको श्रेय जाता है इस प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या है प्राकृतिक खेती? तो सीधे प्राकृतिक खेती से तात्पर्य ऐसी खेती से है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर की जाती है, रसायनों के उपयोग के बिना की जाती है। इसे जीरो बजट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एग्री इनपुट की यानी फर्टिलाइजर, बीज इत्यादि की खरीद पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता है। 2019-20 के बजट से सरकार ने निर्णय लिया कि इसको हम बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। इसके फायदे ये हैं कि भारत में एक अलग प्रकार का कृषि संकट चल रहा है, जिसके कारण छोटे पैमाने पर खेती अलाभकारी होती जा रही है, क्योंकि किसान के लिए जो एग्रीकल्चर इनपुट है, विशेष करके जो प्राइवेटाइज सीड्स हैं, वो मार्केट में बहुत महंगे होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर किसान शून्य बजट खेती को उपजाता है, अपनाता है, तो यह एक व्यवहारिक समाधान होता है। यह है प्राकृतिक खेती। एक शब्द बड़ा चर्चा में है सरकार के स्तर पर, रियलिस्टिक खेती। देखो कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां हम लाए हैं तुम लोगों के लिए। आज इसी का बनाना, वीडियो देखना और इसी का बनाना, हमको बताना भी गुरुजी सब्जी बहुत बढ़िया बना था। तो क्या है यथार्थवादी खेती? देखिए, खेती में सभी प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करना ही यथार्थवादी खेती कहलाता है। रियलिस्टिक फार्मिंग, खेती में सभी प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करना ही यथार्थवादी खेती कहलाता है। जैसे खेती में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, जीपीएस नेविगेशन का प्रयोग कर रहे हैं, रोबोटिक सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, सेंसर का प्रयोग कर रहे हैं, ड्रोन्स का प्रयोग कर रहे हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, इन सभी का खेती में उपयोग कर रहे हैं। तो जब हम इन सभी का खेती में उपयोग कर रहे हैं तो वही यथार्थवादी कृषि कहला रही है। यह जो यथार्थवादी कृषि है, पूरी दुनिया में जो कृषि क्रांतियों की तीसरी लहर है चल रही है खेती को आधुनिक बनाने के लिए, उसी तीसरी लहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें मशीनीकरण और जेनेटिक इंजीनियरिंग को विशेष रूप से जगह दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर इनपुट का अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि से मिलने वाले रिटर्न या प्रॉफिट को बढ़ा देना। यानी कृषि में जो भी हम निवेश कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, दवाइयाँ डाल रहे हैं, इनका हमारी फसलें पूर्णतः उपयोग नहीं कर पा रही हैं। यथार्थवादी खेती में तकनीकी का प्रयोग करके इनका पूर्णतः उपयोग किया जाता है, ताकि इससे क्या होता है कि उत्पादकता बहुत तेजी से बढ़ जाती है, उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, प्रॉफिट में आ जाती है खेती। इसी को कहते हैं यथार्थवादी खेती। वर्तमान परिदृश्य की बात किया जाए तो गुजरात के 1200 किसानों ने कपास में यथार्थवादी खेती को अपनाया। यह एक प्रायोगिक परीक्षण था। इस यथार्थवादी कृषि को अपनाने के बाद किसानों के नेट इनकम में वृद्धि हुई। डिजिटल इंडिया के तहत भी ई कृषि पर काफी जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को सही खुराक की जानकारी, बेहतर बीजों की जानकारी, बेहतर फसलों की जानकारी दी जा रही है। तो अभी इतना ई कृषि के तहत किया जा रहा है, यथार्थवादी खेती के तहत किया जा रहा है। एक किसान ड्रोन बहुत चर्चा में है। दरअसल बजट 2023 में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी 22-23 में कि वह किसानों को फसलों का आकलन करने के लिए, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने के लिए, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव करने में सहायता के लिए किसान ड्रोन का विकास करेगी। सरकार ने कहा हम ड्रोन लेकर के आएंगे। ये ड्रोन देख रहे हैं, देखो यहाँ खाद घोल करके डाल दी है, खुद छिड़क रहा है, खेत में ये सब छिड़क रहा है, और यहाँ किसान बैठे चला रहा है। तो क्या है किसान ड्रोन? तो किसान ड्रोन विश्व का सबसे छोटा छिड़काव करने वाला ड्रोन है। यह खेतों में समान मात्रा में कीटनाशक और फर्टिलाइजर का छिड़काव करता है। कठिन से कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में भी यह छिड़काव कर सकता है। ठीक, और क्या क्या करेगा इसके अलावा भाई किसान ड्रोन? क्या छिड़कावा करेगा? तो नहीं। देखो चचा यहाँ खड़े हैं, सब्जी आ रहा है, अपना सब्जी इसमें पैकिंग करके भर के उड़ा दिए। ये मछुआरे मछली मार रहे हैं, इसी ड्रोन से बाजार में पहुंचा देंगे।
कहा जा रहा है कि किसान ड्रोन कृषि में एक नई क्रांति करेगा। इसका उपयोग खेतों से सीधे बाजार में सब्जियों को ले जाने में, फलों को ले जाने में। ड्रोन से कृषि वस्तुओं की आपूर्ति सीधे बाजार में होगी। इससे कम समय लगेगा और किसान तथा मछुआरों को बहुत अधिक फायदा होगा। इस ड्रोन के विकास के लिए से कई फायदे होंगे। किसान जहरीले रसायनों के संपर्क में नहीं आएंगे। ड्रोन का अधिकतम उपयोग करके फसल आकलन से फसल बीमा कंपनियों को सहायता मिलेगी। सरकार भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए ड्रोन का अधिकतम उपयोग करेगी। डिजिटल डेटा का उपयोग एग्री स्टेक बनाने में भी किया जाएगा। भारत में जब ड्रोन बाजार का विकास होगा तो इसके लिए इससे युवाओं को कई ढेर सारे रोजगार मिलेंगे। अभी क्या कर रही है सरकार? तो अभी सरकार एक मिशन शुरू की है जिसे कहा गया है ड्रोन शक्ति। और इस ड्रोन शक्ति पहल को जो सरकार शुरू किया है, इसके माध्यम से वो ड्रोन सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, ताकि ढेर सारे स्टार्टअप आए, ड्रोन का व्यवसाय करें, ड्रोन को आगे बढ़ाएं। नाबार्ड भी किसानों जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप हैं, उनको ड्रोन सेक्टर में आना चाहते हैं, उनको इसके तहत फंड देगा। सरकार किसान निर्माता संगठनों को वित्तीय और तकनीकी रूप से मदद करेगी कि वह किसानों को ड्रोन किराए पर उपलब्ध कराएं। यह सब काम किए जा रहे हैं ड्रोन शक्ति के तहत। इसके साथ साथ सरकार एक काम सहकारिता में कर रही है। इस 2025 के बजट में सरकार ने यह काम शुरू किया, लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन ये प्रभाव बड़े लाएंगे। अब तक सहकारिता को राज्यों का हिस्सा माना गया था। सहकारिता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी राज्यों की थी, लेकिन 2024-25 के बजट में सरकार ने धीरे से एक घोषणा की और इस घोषणा से सहकारिता को बहुत तीव्र बढ़ावा दे दिया। इस घोषणा से सहकारिता को बहुत तीव्र बढ़ावा दे दिया। ठीक। और घोषणा ये थी कि केंद्र सरकार खुद सहकारिता के क्षेत्र में आगे आई। केंद्र सरकार ने कहा कि हम नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना करेंगे। कौन स्थापना करेगा? केंद्र सरकार। तो नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां, नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां। ठीक। नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां कौन स्थापना कर रहा है? केंद्र सरकार। कौन कर रहा है भैया? यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक सहकारिता किसका विषय था? सिर्फ राज्य ही काम करते थे। केंद्र सरकार बजट 2024-25 में कही है कि हम 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना करेंगे। यह पिछले बजट में ही कही है केंद्र सरकार। सरकार कह रही है यह 3 होंगी। एक होगी राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी, ठीक, निर्यात लिमिटेड। एक होगी राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड। दूसरा होगा भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड। दूसरा होगा भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड। ठीक। भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड। और तीसरा होगा राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड। राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड। राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड। तीसरा होगा राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड। यह कृषि निर्यात को बढ़ावा देगी। यह क्या बढ़ावा देगी?
कृषि निर्यात को, यानी विदेशों में यह कृषि निर्यात को बढ़ावा देगी। यह एक ऐसी सहकारी समिति होगी जो कृषि निर्यात को बढ़ावा देगी। भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड पूरे देश के किसानों को बीज उपलब्ध कराएगी। बीज उपलब्ध, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और साथ साथ जो राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड है, यह पूरे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देगी। जैविक खेती को प्रोत्साहन, जैविक खेती को प्रोत्साहन क्या करेगी? जैविक खेती को प्रोत्साहन देगी। ये छोटी सी पहल की गई 2024-25 में। इस साल इससे सवाल आने की संभावना है और ये छोटी सी पहल भविष्य में सहकारिता को बहुत आगे बढ़ाएगी। तो एकदम करेंट का मामला है, जान लीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आते हैं, कृषि से ही जुड़े मुद्दे को लेकर के आएंगे। उसमें हम आपको फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे, इरिगेशन की बात करेंगे, ठीक कृषि से ही जुड़ी बातों को करेंगे। तो कृषि का अभी एक एपिसोड और आएगा। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।